गुड मॉर्निंग क्लास 8। हम लोग पिछली कक्षा में प्रगति बनाम सुरक्षा पाठ को पढ़ रहे थे। आज हम लोग भारत का प्राचीन रंगमंच पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय रंगमंच अपने मूल में संबद्ध विचारों में अपने विकास में पूरी तरह स्वतंत्र था, यानी उस पर किसी चीज़ का नियंत्रण नहीं था और पूरी तरह से एक विकसित चीज़ थी और वह स्वतंत्र थी। इसका मूल उद्गम ऋग्वेद की उन ऋचाओं और संवादों में खोजा जा सकता है जिसमें एक हद तक नाटकीयता है। यानी हम लोग अगर देखें तो नाटकों का एक आभास हमें ऋग्वेद से ही देखने को मिलता है। रामायण और महाभारत में नाटकों का उल्लेख मिलता है। इस पर हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में चर्चा कर लिया है, तो आज की कक्षा में हम लोग इस पर चर्चा नहीं करेंगे। कृष्ण लीला से संबंधित गीत, संगीत और नृत्य में इसने आकार ग्रहण करना प्रारंभ कर दिया था। ज़्यादातर हम लोग श्री कृष्ण की लीलाओं को ही देखते हैं। ईस्वी पूर्व 6वीं या 7वीं शताब्दी में महान वैयाकरण पाणिनि ने कुछ नाट्य रूपों का उल्लेख किया है। जब पाणिनि ने अपने व्याकरण शास्त्र लिखे तो उसमें कुछ नाट्य रूपों का जिक्र किया है। रंगमंच की कला पर रचित नाट्य शास्त्र को ईसा की 3री शताब्दी की रचना कहा गया है। ऐसे ग्रंथ की रचना तभी हो सकती थी जब नाट्य कला पूरी तरह विकसित हो चुकी हो और नाटकों को सार्वजनिक प्रस्तुति आम बात हो, यानी नाटकों को सार्वजनिक मंच पर प्रस्तुत किया गया हो, मंचित किया गया हो, तभी ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। अब यह माना जाने लगा है कि नियमित रूप में लिखे गए संस्कृत नाटक ईस्वी पूर्व 3री शताब्दी तक पूरी तरह प्रतिष्ठित हो चुके थे। जो नाटक हमें मिले हैं उनमें पहले के ऐसे नाटककारों और नाटकों का अक्सर हवाला दिया गया है जो अभी तक नहीं मिले हैं। यानी जो नाटक हमें मिले हैं उसमें उदाहरण स्वरूप पहले के नाटकों के ये प्रमाण दिए गए हैं जो हमें उपलब्ध नहीं हुए हैं। ऐसे नाटककारों में एक भास था। इस शताब्दी के आरंभ में उसके 13 नाटकों का संग्रह खोज में मिला है। यानी भास द्वारा रचित 13 नाटक संग्रह हमें देखने को मिले हैं। अब तक मिले संस्कृत नाटकों में प्राचीनतम नाटक अश्वघोष का है। वह ईस्वी सन के आरंभ के ठीक पहले या बाद में हुए थे। उसकी सही जानकारी विद्वानों को नहीं है, क्योंकि उनके द्वारा रचित कोई भी रचना या प्रमाण लिपि तिथि के साथ हमें उपलब्ध नहीं हुई है। ये ताड़पत्र पर लिखित पांडुलिपि के अंश मात्र हैं और आश्चर्य की बात यह है कि ये गोबी रेगिस्तान की सरहदों पर तूफान में मिले हैं, यानी यहाँ से काफ़ी दूर ये प्राप्त हुए हैं। अश्वघोष धर्मपरायण बौद्ध हुआ। उसने बुद्ध रचित नाम से माफ कीजिएगा, बुद्ध चरित नाम से बुद्ध की जीवनी लिखी। यह ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध हुआ और बहुत समय पहले भारत, चीन और तिब्बत में बहुत लोकप्रिय हुआ। यानी अश्वघोष के द्वारा रचित बुद्ध चरित काफी लोकप्रिय ग्रंथ माना जाता है। यूरोप को प्राचीन भारतीय नाटक के बारे में पहली जानकारी 1789 में हुई, तब जब कालिदास ने शकुंतला का सर विलियम जोन्स कृत अनुवाद प्रकाशित हुआ। यानी जो कालिदास ने शकुंतला लिखा है उसका जब अनुवाद हुआ किसके द्वारा, विलियम जोन्स द्वारा, तब उनको इस बात की जानकारी प्राप्त हुई। सर विलियम जोन्स के अनुवाद के आधार पर जर्मन, फ्रेंच, डेनिश और इटालियन में भी इसके अनुवाद हुए। इस ग्रंथ के गेटे पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा और उसने शकुंतला की अत्यधिक प्रशंसा की। यानी जो पश्चिमी विद्वान थे गेटे, उन्होंने इस ग्रंथ की खूब प्रशंसा की कि यह एक उत्कृष्ट रचना है। कालिदास को संस्कृत साहित्य का सबसे बड़ा कवि और नाटककार माना गया है। उसका समय अनिश्चित है, पर संभावना यही है कि वह 4वीं शताब्दी के अंत में गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में उज्जैनी में हुए थे। माना जाता है कि वह दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। उनकी रचनाओं में जीवन के प्रति प्रेम और प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति आवेग का भाव हमें देखने को मिलता है। तो आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में हम लोग इस पाठ को पूरा करेंगे।